इस बार बजट 2026-27 1 फरवरी को पेश किया गया। उसका विस्तार रूप से सब जगह चर्चा पहले से चल रही है, प्रकाशित किया गया है कई जगहों में, और सोशल मीडिया में आपने उसके रिएक्शन में भी देखा है। तो लगभग सबको मोटा मोटा चीजें ज्ञान पहले से प्राप्त कर चुका है, तो मुझे अलग से विस्तृत जानकारी देने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं मूल बजट का कुछ विषय को लेकर के आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। बिहार प्रदेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और हमारे पूर्वी भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी। और पूर्वी भारत हम एक तरीके से कभी कभी पूर्वोदय, पूर्वांचल, पूर्वी भारत अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं खुद पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ, और हम पूर्वोत्तर भारत जाते हैं तो बिहार से होकर के जाते हैं। जब हमारे हवाई जहाज में चलना नहीं होता था तो बिहार धरती से ही होकर के जाते थे। तो बिहार का उत्थान, बिहार का भविष्य, बिहार का भविष्य जो है, हमारा भविष्य, नॉर्थ ईस्ट पूरा पूर्वी भारत का भविष्य बिहार पर टिका हुआ है। इस बार का बजट में विकसित भारत का जो न्यू प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में रखा था, उसको बल देते हुए मजबूत खंबा फिर से इस बार गाड़ा है। और पूर्वोदय नाम से कई स्कीम्स इसमें घोषणा भी हुई है, चाहे वो रेल का एक्सप्रेस हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का एक सर्किट हो, या वो एमएसएमई, छोटे छोटे जो हमारे यूनिट्स होते हैं, काम करने वाले बुनकर होते हैं, खादी वाले होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे कारखाने होते हैं। ये सारा चीजों को जीवित करके बल देने के लिए एक अच्छा ताकत इस बार रखा है। मैं मानता हूं कि पूर्वी भारत के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया है, और विशेष करके बिहार के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं का नौकरी के लिए अलग से एक बल इसमें दिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की है, और बिहार में पहले जो पिछले साल का बजट में जो घोषणाएं की है, उसको बल देते हुए इस बार और तेजी से आगे ले जाने के लिए योगदान इस बजट से मिलेगा। देश में जितना जिले हैं, सब जिले में महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल, ये बहुत बड़ा एक निर्णय है, सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो इस बजट में आपको विस्तृत में मैं जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो निर्मला सीतारमन जी का बजट में डिटेल से उसको आपको हम लोग कॉपी भी शायद दिया होगा पार्टी ऑफिस से, आपको कॉपी मिल जाएगा। एक दो मुख्य पॉइंट को मैं रोशनी डालना चाहता हूं। मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा काम शुरू किया है। इस रिफॉर्म्स का जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो हम लोग बोलता है, ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से चल चुके हैं। ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस अभी रुकने वाला नहीं है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चले हैं, ये पहले 2 कार्यकाल में जितना तेजी से आगे बढ़ा है, उससे कई अधिक गुना ताकत और तेज गति से ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आगे चलने वाले हैं।
मेन रिफॉर्म्स का मैं आपको पर्दा डालना चाहता हूं। जो छोटे छोटे काम करने में जो आपको लाइसेंस निकालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है, जो गरीब आदमी ठोकर खा करके इधर उधर घूमना पड़ता है छोटे छोटे व्यवस्था खड़ा करने के लिए, ये सारा जो बोटलनेक है, प्रावधान है, उसको हटाने का निर्णय किया गया है। एक हाई लेवल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी वो बनाया गया है, जिसमें जो ये सब जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां जहां आम लोगों को ये जो परमिट निकालने में या कागज निकालने में या लोन लेने में जो दिक्कतें होते हैं, उसको आसान करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाया गया है, जिससे आम लोगों का जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, आराम से आप अपना कारोबार कर सके। इसलिए ये रिफॉर्म्स का तेज गति से आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया गया है। मिडिल क्लास के लिए, जो हमारा मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लिए जो पिछली बजट में 12 लाख आमदनी तक टैक्स फ्री किया गया था, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार विवाद से विश्वास, हम लोग जो टैक्स देते हैं, जो आमदनी प्राप्त करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहूलियत देने का फैसला किया गया है। आपका टीसीएस रेट फॉर एजुकेशन, मेडिकल पर्पस के लिए जो है रेमिटेंस पैसा वगैरह जो आप भेजते हैं, सारा वो इसको 5% से 2% इसका टैक्स रेट घटाया गया है। और जो पेशेंट्स है, हमारे जो बीमार वर्ग जो हो जाते हैं, उनके लिए, जैसे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है, उनके लिए जो दवाई जरूरत है, उस दवाई में पूरा कटौती किया गया है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी को कटौती किया गया है, ताकि हमारे दवाई बहुत सस्ता में प्राप्त कर सके। उसके अलावा युवाओं का युवाओं का स्किलिंग के लिए, स्किलिंग मतलब जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना आप एंटरप्रेन्योरशिप करके अपना पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। विकसित भारत के लिए आप जो भी आपका क्षमता के अनुसार आप काम कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल मैन पावर ट्रेनिंग देने के लिए विशेष सुविधा कॉर्पोरेट मित्र का इस बार कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये छोटे शहरों में, 2 टायर 3 टायर, पटना नहीं, इससे छोटे छोटे शहरों में इसको लाभ मिलेगा। वहां जो गांव से और बड़े शहर के बीच में जो टायर 2 टायर 3 शहर होते हैं, वहां इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद युवाओं को ताकत देने के लिए मोदी सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन पर बल देते हुए बजट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी का गठन किया गया है। इसमें होटल मैनेजमेंट, जैसे बिहार में भविष्य में टूरिज्म का बहुत संभावनाएं है, जैसे बोध गया से लेकर के नालंदा से लेकर के पटना में और भी कई जगह लोग आना चाहता है, उसको युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमारे जो टूरिस्ट है, जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक है, उनको संभालने के लिए और अपना ताकत को बढ़ाने के लिए विशेष ये हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट जो खोला जाएगा, उसमें नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से ये बड़ा इंडस्ट्री डेवलप होगा, और बिहार जैसे राज्य में इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा काम शुरू किया है।
इस रिफॉर्म्स का जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो हम लोग बोलता है, ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से चल चुके हैं। ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस अभी रुकने वाला नहीं है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चले हैं, ये पहले 2 कार्यकाल में जितना तेजी से आगे बढ़ा है, उससे कई अधिक गुना ताकत और तेज गति से ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आगे चलने वाले हैं। मेन रिफॉर्म्स का मैं आपको पर्दा डालना चाहता हूं। जो छोटे छोटे काम करने में जो आपको लाइसेंस निकालना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, गारंटी देना पड़ता है, जो गरीब आदमी ठोकर खा करके इधर उधर घूमना पड़ता है छोटे छोटे व्यवस्था खड़ा करने के लिए, ये सारा जो बोटलनेक है, प्रावधान है, उसको हटाने का निर्णय किया गया है। एक हाई लेवल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कमिटी वो बनाया गया है, जिसमें जो ये सब जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां जहां आम लोगों को ये जो परमिट निकालने में या कागज निकालने में या लोन लेने में जो दिक्कतें होते हैं, उसको आसान करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाया गया है, जिससे आम लोगों का जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, आराम से आप अपना कारोबार कर सके। इसलिए ये रिफॉर्म्स का तेज गति से आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया गया है। मिडिल क्लास के लिए, जो हमारा मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लिए जो पिछली बजट में 12 लाख आमदनी तक टैक्स छूट, टैक्स फ्री किया गया था, उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार विवाद से विश्वास, हम लोग जो टैक्स देते हैं, जो आमदनी प्राप्त करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहूलियत देने का फैसला किया गया है। आपका टीसीएस रेट फॉर एजुकेशन, मेडिकल पर्पस के लिए जो है रेमिटेंस पैसा वगैरह जो आप भेजते हैं, सारा वो इसको 5% से 2% इसका टैक्स रेट घटाया गया है। और जो पेशेंट्स है, हमारे जो बीमार वर्ग जो हो जाते हैं, उनके लिए, जैसे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी है, उनके लिए जो दवाई जरूरत है, उस दवाई में पूरा कटौती किया गया है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी को कटौती किया गया है, ताकि हमारे दवाई बहुत सस्ता में प्राप्त कर सके। उसके अलावा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, आपको मालूम है 2004 से 2014 हम तो विपक्ष में रहे हैं, आखिरी बजट जब दिया था यूपीए सरकार ने, 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका टोटल बजट था। आप सोचिए, आज से 11 साल पहले 2 लाख करोड़ यूपीए का बजट था, ये सड़क बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, बाकी जो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अब सोचिए, इस बार लगभग 12.5 लाख करोड़ इस बार दिया गया है। मैं खुद बहुत करीब से मैंने देखा है। मैं जब चुनाव लड़ा, गाड़ी खरीद के मैं दिल्ली से 5 गाड़ी लेकर के अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। बिहार को क्रॉस करने में 3 दिन लगा मुझे। 1991 में बनारस से गया होते हुए, ये मध्य बिहार से होते हुए किशनगंज से मुझे बंगाल पहुंचना था, 3 दिन लगा उस समय। अभी आप बिहार का एक कोने से दूसरे कोने 1 दिन में आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये जो दो अटल जी ने जो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया था, उसके अलावा इस देश में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था। आज तो ये जो
12 लाख 12.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस बार दिया है, उसका बहुत बड़ा इसका शेयर जो है वो बिहार के लिए होने वाला है। जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो यहाँ कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे का कॉरिडोर, आपका राजमार्ग का कॉरिडोर, बुद्धिस्ट सर्किट, अन्य टूरिज्म सर्किट जो खोलने वाले हैं, ज्यादातर ये जो 12.5 लाख करोड़ जो लागत होगा वो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में होगा, यानी कि बिहार, बंगाल, ऊपर का आंध्र प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत, ये जो पूर्वी भारत में इसका सबसे ज्यादा लागत होने वाला है। तो इसीलिए आज मैं पटना में आपके बीच में आया है, तो हमारे लिए, पटना के वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए ये बहुत खुशखबरी है। इसलिए बजट सुनने के बाद कुछ लोग भूल गया होगा, इसलिए मैं सोचा कि फिर एक बार आपके माध्यम से लोगों तक तो ये संदेश हम पहुंचाया जाए कि ये बजट में बिहार और हमारा पूर्वी भारत के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। उसके बाद में इस बार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है बजट। पहले हम लोग बोलते थे बड़ा शहर ग्रोथ इंजन होता है, जैसे पटना, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता या मुंबई, चेन्नई वगैरह। इस बार के बजट में जो बीच वाला है, 10 लाख 20 लाख बीच का जो जनसंख्या वाला शहर है, टायर 2 टायर 3, इन शहरों को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का फैसला किया गया है। और ये गांव और बड़ा शहर, जैसे पटना और गांव, इस बीच में जितना भी शहर आता है या और भी अलग अलग जगह में, क्योंकि टायर 2 और 3 टाउन मेरे ख्याल से हमारा देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। टायर 2 और टायर 3 शहरों का संख्या बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा है। तो जब टायर 2 टायर 3 को ग्रोथ इंजन बनाना, मतलब वहां का सारा व्यवस्था, सिविक एम्यूनिटी से लेकर के वेस्ट से पावर जनरेट करना, या हमारा वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए व्यवस्था खड़ा करना, ट्रेनिंग का सेंटर खड़ा करना, सर और रोजगार का व्यवस्था खड़ा करना, उससे लेकर के और जो बड़ा शहर में जो फैसिलिटी है वो भी उसमें भी अवेलेबल किया जाए, उसका सबसे बड़ा शुरुआत इस बार का बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं इसका लाभ बिहार जैसे राज्य को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और इसका भी विस्तृत जानकारी आपको जरूरत पड़ने पर दिया जाएगा। बजट डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, और वैसे हमारा वेबसाइट में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा असम, मतलब असम पहुंचने के लिए बिहार होके ही जाना है। और ऐसे नहीं, देखिए मैं आपको एक बात, आप क्योंकि ये रेल से जुड़ा हुआ बात पूछा है, एक जमाना हुआ करता था, हम तो 25 साल से पार्लियामेंट में है, एक रेल बजट होता था और एक आम बजट होता था। और रेल बजट में घोषणाएं होते थे सिर्फ, अभी रेल बजट में घोषणा नहीं होते, अब आम बजट में ही सारा जो जरूरत चीज है वो दे देते हैं। अगर आप जो पर्टिकुलर स्कीम कह रहे हैं, अगर उसके लिए ट्रैक नहीं बना या बन रहा है तो ट्रेन तो नहीं दौड़ेगा। उसके लिए यहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन जितना करना है और नीचे जो पटरी लगाना है, सारा चीज व्यवस्था करने के बाद कोई कमी नहीं रहेगा। मैं आपको एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते, इतने सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, और पहला दिन से मोदी जी के साथ मंत्री के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिहार राज्य के जो जरूरत चीज यहाँ जैसे व्यवस्था है, जब भी जरूरत है बिहार का जरूरत के अनुसार कोई भी चीज कमी नहीं रखा है और आगे भी कमी नहीं होगा, इतना प्रधानमंत्री जी का भरोसा करना है।
पैकेज तो तब होता है, नहीं, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। पैकेज तब होता है जब कुछ भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा पैकेज देता है। यहाँ पूरा राज्य को जो जो चीज चाहिए, रास्ता चाहिए, मैंने जैसे कहा ना, क्या हालत था बिहार, आज तो आप हाईवे में आप खुद घूमते होंगे। अब यहाँ से आप मधुबनी जाइए, यहाँ से आप गया जाइए, पटना से आप कहीं भी चले जाइए हाईवे में, तो जो जरूरत चीज है ये तो मिल रहा है। अब हम रोजगार की ओर जा रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को लगभग मिल चुका है और मिल भी रहा है। अब आम लोगों को ताकत देने के लिए, उसका रोजगार के लिए, उसके जीवन में ताकत आने के लिए, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, जो मैंने कहा ना, हॉस्पिटैलिटी का इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, स्किलिंग के लिए, कॉरपोरेट आपका क्षेत्र में काम करने के लिए जो मैंने जिक्र किया, ये सब उसी दिशा में है कि आपका शहर के रास्ता मिल गया, ट्रेन मिला, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा मिला। अब आम लोगों का पॉकेट में पैसा आए, हमारे मातृशक्ति, महिलाओं के जेब में, महिलाओं के पर्स में घर चलाने के लिए कुछ पैसा आ जाए अच्छी तरह से, बच्चों को ध्यान रखने के लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस बजट में आम लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए भी और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए भी दोनों का ध्यान रखा गया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा कंसेप्ट फ्रीबीज वो कांग्रेस और वो केजरीवाल वाला नहीं है। हम जहां जो जरूरत है उसको वो चीज उपलब्ध कराना। कोविड के समय में जब लोग, कोई चारा नहीं था, जिंदगी एक तरीके से ठप हो गई, गरीब लोग भूखा ना सोए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना लॉन्च करके 5 केजी चावल खाने पीने की व्यवस्था करके पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और बिहार में जो योजना चला अभी चुनाव से पहले जो किया है, वो यहाँ का महिलाओं के लिए, उनको सीधा सीधा लाभ मिले, उसको आप वो जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वो वाला रूप से मत देखिए, जो बहुत ही अहम और अत्यंत आवश्यकता वाला चीज अगर नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत उपलब्धि करना सरकार का जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग करते हैं। हम वो बाकी फ्री में बांटने वाला वो वाला नहीं करते हैं। बोला ना, मैं गिन के इसलिए नहीं बताया, सारे छोटे छोटे फैक्ट्री से लेकर के स्वरोजगार का जो व्यवस्था है, ये सारा जीवित करने के लिए जो अनाउंस किया ना, जो इस बजट में जो अनाउंस किया, उससे पुनर्जीवित हो जाएगा। और बिहार जैसे राज्य में जनसंख्या बहुत ज्यादा है बिहार में, तो इसका भरपूर लाभ बिहार को मिलेगा। पहले भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुए हैं और लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गर्मा गर्म बहस होते हैं, ये अपेक्षित है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सदन को ठप करना, व्यवधान करना, ये चिंता का विषय है। हमारे पास संख्या है, हम सरकार में है, हमारे पास ताकत है, हम चाहे तो जबरदस्ती मार्शल लगा करके हम चला सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम विपक्ष को समझाएं और उनको हम नेगोशिएशन टेबल पर लेके आए, ताकि चर्चा हो जाए, बहस हो जाए और कोई भी चीज समाधान बातचीत से हो जाए, ये हम कोशिश करते हैं। मजबूरन जब वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो देश को सेवा तो करना है, सरकार तो चलाना है, तो हम फिर जबरदस्ती ध्वनि मत से भी हम पारित करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोलने का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विस्तार से अपने मत रखा है। लोकसभा में अध्यक्ष जी के चैम्बर में आकर के कांग्रेस के लगभग 40-50 सांसद आए, मैं भी वहां पहुंचा। मैं और अध्यक्ष जी को उन्होंने अनप शनप बातें बोला, हमने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, कि हम सरकार में है, हमारा जिम्मेदारी हम समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें उन्होंने कहा और बाद में कई जगह ये बात कहा, तो अध्यक्ष जी ने ये समझा कि पहले हम मौका देते हैं, अभी तुरंत अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आते हैं
पद का गरिमा होते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का पद को, उस पद का गरिमा को किसी तरह से कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का एक सुझाव था कि अब राज्यसभा में ही जवाब दे दीजिए, लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कीजिए। ये है कारण। हम कोई डरते नहीं है, हम डरने वाला लोग नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और हम ताकत ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं। हमारा ताकत हमारा सोच और हमारा बात से होता है। हम हाथ से ताकत नहीं दिखाना चाहते।